हेड विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों से विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये बात अच्छी है, इसे देख लेना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघलते हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये भी एक पॉइंट है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप से घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एडोजेनिक फोर्स कहते हैं। समझना, यहाँ बोलता है पृथ्वी की सतह पर ऊपर वाला पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटती है उन्हें आंतरिक क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल या एडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है उसे बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र संख्या में दिखाया 3.1 में अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करती है। अंतर्जनित बल आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न अत्यधिक हानि होती है। क्या होती है? ज्वालामुखी और भूकंप गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो इस फ्लो चार्ट को भी पढ़ेंगे। ये फ्लो चार्ट है क्या चीज़, इस फ्लो चार्ट को समझेंगे। समझने के बाद चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी और कोशिश ये भी करना है कि इस फ्लो चार्ट को याद करने का कोशिश करें ताकि चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गति। अंतर्जनित बल को दो वर्गों में बांटा गया है, मतलब आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। और आकस्मिक बल में जो है भूकंप आते हैं, आकस्मिक बल में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और भूस्खलन आते हैं। और पटल विरूपण में मतलब पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में दिया गया है। और बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण। आप तो जानते ही अपर्दन क्या है और निक्षेपण क्या है। तो बहिर्जनित बल को एक भागों में बांटा गया है, वो अपर्दन और निक्षेपण, और उनको कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है नदी, बहता जल, पवन और समुद्र तरंगे और हिमनद। जो हिमनद का मतलब जो हिमालय में जो बर्फ से ढका हुआ है उसे हिमनद कहते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ दिए हुए हैं, तो इसको क्या पढ़ा जाए। इस बॉक्स को पढ़ लेना दोस्तों, इस बॉक्स को पढ़ लेना। हम लोग अभी से पढ़ेंगे। स्थल मंडलीय प्लेट भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है। महासागर की सतह टिकी है।
अब पढ़ेंगे ज्वालामुखी। यानी अभी अभी हम लोगों ने पढ़े किसमें कि अंतर्जनित बल में, अंतर्जनित बल को दो वर्गों में बांटा गया, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। और आकस्मिक बल को तीन भागों में बांटा गया, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आकस्मिक बल में जो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी के बारे में बता दिया। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। चित्र संख्या 3.3 में दर्शाया गया है। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ है, अब क्या बोलता है, भूपरपट्टी के नीचे जो कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में आगमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। इस बॉक्स को भी पढ़ने का प्रयास करें। इसको देखने का कोशिश करें कौन चीज कहाँ है, और इस फिगर को भी अब यहाँ बता दिया गया है कि प्लेट सीमा अधिकेंद्र भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। तो उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अब यहाँ कुछ बोल रहे हैं क्या कि भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार के होते हैं। क्या बोले कि भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार के होते हैं। पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे व अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरी बात एल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। तीसरी बात, इन तरंगों के गुण धर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को सुनिश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोगों कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आन। यहाँ पेज दिया हुआ है, पेपर का कटिंग है, इसको पढ़ लेना ताकि पता चले कि कब कहाँ भूकंप के बारे में कुछ दिया हुआ है, कितने लोग क्या हुए थे, कब हुए थे। यहाँ बोलता है 26 जनवरी 2011 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाली भीषण भूकंप हुई थी। और यहाँ एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स को भी पढ़ें। अब यहाँ कहता है भूकंप के पश्चात
समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एवं वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इन घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। भूकंप के बचाव के तरीके। अब दोस्तों भूकंप से बचाव क्या क्या तरीके करना चाहिए। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, मतलब कहाँ जाए, भूकंप जिस समय हो तो कहाँ लेना जाना चाहिए। तो सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोण में पहली बात इससे दूर रहें। आग वाले स्थान चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीरें फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। इस बॉक्स को पढ़ ही देते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप का तीव्र रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का जो तीव्र है ना वो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता जिसकी तीव्रता कितना 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 हो तथा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपवर्तन, ये दो शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझ लेना। तो नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय प्रक्रिया होती है। अब अपक्षय का मतलब समझ गए, पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। तो आपने सेलों के बारे में पढ़ चुके हैं, सेलो है क्या चीज़। उसके बाद भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाली क्षय को अपरदन कहते हैं। अब इस बात को भी यहाँ से समझ लेना। अपरदन क्या होता है? जल, पवन, हवा, हिम, जो बर्फ मतलब पहाड़ से बर्फ बोलते हैं हिम को यार, जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय। जैसे अब समझ लो कि नदी बह के आ रही है खूब तेज, अभी जैसे बह के आ रही है, उसमें से जो भी चीज़ लेके आता है बहा के लेके आता है उसको क्या अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। यही बात तो यहाँ बोल दिया है दोस्त। और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेप मतलब जमा करते हैं। अपरदन एवं निक्षेप के यह प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य क्या पढ़ेंगे? नदी का क्या कार्य है? तो नदी के जल के दृश्य भूमि का अपरदन होता है। क्या होता है? नदी के
नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खर्रे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। क्या बनाती है? जल प्रपात बनाती है। अत्यधिक कठोर सेल मतलब जो खूब मजबूत होता है, उस सेल से खरे ढाल से खरे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह क्या बनाता है? जल प्रपात बनाता है। जैसे यहाँ देख लो जो दिखा दिया गया है। इस बॉक्स को भी पढ़ लें क्या? अच्छा, इसको पढ़ने के बाद बॉक्स को पढ़ेंगे। एक जलप्रपात का जो दिया गया है, ये कठोर सेल है। उसके बाद जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृद सेल, जब नदी मैदाने क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। बस ये नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्प कहते हैं। अब विसर्प क्या है? इसके बाद सर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। सर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाती है जिसे चाप झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी बात समझ लेना दोस्तों। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेप करती है। जैसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ और बारकृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के अत्यथित तटों के तटबंध कहते हैं। उतित लिखा हुआ है, ये क्या है? तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह नदी का प्रवाह धीमी हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में मतलब विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। तो क्या वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। थोड़ा सा इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में है। अब आपका एक सवाल हो जाएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, जो वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा, क्या नाम है? नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं
जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया प्रपात है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे सीमा पर स्थित कौन सी है? विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये कुछ प्रश्न थे और थोड़ा सा देख लेना, याद करने का भी कोशिश करना। अब कहता है क्या, समुद्री तरंग के कार्य, समुद्र में जो तरंग है ना उसका कार्य क्या है? तो समुद्री तरंगे के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ यह बड़ी और छोटी होती जाती है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। ये भी बात यहाँ देख लो, बनाते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसे इस आकृतियों को स्ट्रैक कहते हैं। दीवार जैसी आकृतियों को क्या कहते हैं? स्ट्रैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग अद्यावर्धर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भूग्रु कहते हैं। अगर बोलने में प्रोनाउंसिएशन में कठिनाई दिक्कत हो गया, गलती हो गया तो सॉरी दोस्तों। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अब यहाँ देखो, यह समुद्री गुफा जब ठोकर लग के होते हैं, तटीय मेहरवा जो तोड़ दिया गया है, सिर्फ स्टेक इसे कहते हैं। उसको काट के जो खाली पिलर की तरह खड़ा कर दिया उसको स्टेक कहते हैं। स्टेक के नाम से जाना जाता है। हिमनद के कार्य, अब बर्फ है दोस्तों, इसका क्या कार्य है? तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे को कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गतों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गतों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछुट मिट्टी निक्षेपित करते हैं। यह निक्षेप हिमनद या हिमोड का निर्माण करती है। यह निक्षेप क्या करती है? हिमनद या हिमोड का निर्माण करती है। पवन का कार्य देखते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। राजस्थान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। समझना क्या कहता है? रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आधार के सेल देख सकते हैं जिसे सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी सेल के आधार संकरणीय एवं शीर्ष विस्तृत होती है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। इसको बालू टिब्बा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? बालू टिब्बा के नाम से। जब पवन का रुकावट तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। इसे क्या टिब्बू या बालू टिब्बा कहते हैं। जैसे चित्र पॉइंट 3.10 में दिखाया गया है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेप हो जाती है तो वे लोएस कहलाती है। वो क्या कहलाती है? लोएस कहलाती है। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। अब आपको लोएस कहाँ पाए जाते हैं तो क्या कहोगे? तो चीन का उदाहरण दिया गया है। चीन में लोएस निक्षेप पाया जाते हैं। कहाँ? चीन में लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक। तो अभ्यास प्रश्नों को करने की कोशिश करें ताकि बातें अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें।